बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद काशिफ राना और मैं आप लोगों को पीआरसी में PRC-4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सब्जेक्ट टीच करूंगा। अगर हम लोग अपने सब्जेक्ट की बात करें तो हमारे सब्जेक्ट में इन टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो कि इस टाइम ड्यूरेशन में हम लोगों ने रीड करनी है। ज्यादातर हमारा जो फोकस रहेगा वो हमारी स्टडी टेक्स्ट के ऊपर रहेगा। स्टडी टेक्स्ट का होना आप लोगों के पास जरूरी है, मतलब आई कैप की स्टडी टेक्स्ट ये होना आपके पास जरूरी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी किस्म के किसी भी नोट्स वगैरह की जरूरत होगी तो वो मैं खुद आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया करूँगा। अगर हम लोग बात करें अपने पेपर्स की कि हमारे पास पेपर्स किस तरह से होगा, तो आप लोगों ने बाकी भी पीआरसी के सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़े तो वहां पर आप लोगों को बताया गया होगा कि हमारा ये जो पीआरसी का एग्जाम होता है ये मोस्टली हमारे पास ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स ही हमारे पास ऐसे होते हैं। पीछे हूँ। हर पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना वो 2 घंटे होता है हमारे पास। किसी भी पीआरसी के सब्जेक्ट में जो पेपर का टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमारे पास 40 एमसीक्यूज मौजूद होंगे और साथ में एक लेंथी क्वेश्चन मौजूद होता है। 40 एमसीक्यूज हैं हमारे पास और हर एमसीक्यूज के हमारे पास 2 मार्क्स होते हैं। और इसके साथ हमारे पास एक लेंथी क्वेश्चन मौजूद है जो कि 20 मार्क्स का है और जो रिटन फॉर्म में आपके पास होना है। वो जो हमारे पास 20 मार्क्स का पेपर मौजूद है ना, वो ऐसे समझ लें जैसे पूरी बुक में से बन के आना है। मतलब जिस तरह से ये बुक आप लोगों को शो हो रही है, इस बुक में जो हमारे पास हमारा चैप्टर नंबर 9 होगा ना, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आप लोगों के 20 मार्क्स का पेपर आता है चैप्टर नंबर 9 में से। लेकिन ये चैप्टर नंबर 9 आप लोगों को उस टाइम तक समझ नहीं आता जब तक के पहले 8 चैप्टर ना आते, तब तक आप चैप्टर नंबर 9 नहीं कर सकते। बाकी हर चैप्टर में से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बाकी तमाम चैप्टर्स मिलकर चैप्टर नंबर 9 को बना रहे होती हैं। मतलब हर चैप्टर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन तमाम चैप्टर्स ने मिलकर हमारे पास चैप्टर नंबर 9 को भी सपोर्ट करना है। तो उस एक क्वेश्चन की प्रेपरेशन ऐसा नहीं है कि जब हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे तब जाके करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग डेली बेसिस पे उस एक क्वेश्चन की प्रेपरेशन कर रहे होंगे कि उस 20 मार्क्स के क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या कुछ करना है। वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों की लाइफ में कि अगर आपके 40/40 सारे एमसीक्यूज ठीक हो और वो एक क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया, आपका पेपर फेल है। तो मतलब यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि आप लोगों ने जस्ट 50% मार्क्स गेन करने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर वो नहीं सॉल्व किया हुआ ना, आप पेपर नहीं पास कर सकते। आपको उसने 47-48 मार्क्स पे फेल करके वापसी भेज देना है। तो इस वजह से वो क्वेश्चन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इंट्रो टू अकाउंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो तो अकाउंटिंग का पता होना जरूरी है। तो ये बेसिकली अकाउंटिंग एज सच नहीं है, ये जस्ट उसका एक ट्रेलर है कि अभी से डिसाइड कर लो आगे क्या करना है तुम लोगों ने। तो अभी देख लेना कि अकाउंटिंग कैसी चलेगी। इस अकाउंटिंग ने अब आपकी जान नहीं छोड़नी। इवन के बाकी सब्जेक्ट शायद रास्ते में रुकते जाएं, लेकिन अकाउंटिंग जान नहीं छोड़ने वाली। यहाँ पर इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ोगे, कैप लेवल में जाकर आप लोगों ने FAR 1 पढ़नी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 पढ़नी है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़नी है, FAR 2 पढ़नी है। वहां से जैसे ही जान छुड़ाओगे आर्टिकल्स में जाओगे तो अकाउंटेंसी बनोगे, वहां पर फिर फाइनेंशियल्स बना रहे होंगे। CFAP के पेपर देने के लिए जाओगे तो एडवांस अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़नी है। तो ये अकाउंटिंग इतना कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि इस इंट्रो टू अकाउंटिंग ने ना आपकी सारी अकाउंटिंग की बेस बनानी है। कि अगर आप लोगों को ये इंट्रो टू अकाउंटिंग समझ आ जाती है तो बाकी सारी अकाउंटिंग हो जाएंगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप सिर्फ पास करने के लिए पढ़ें। अगर आप लोगों ने इसको सिर्फ पास करने के लिए पढ़ा तो पास करवाना ये मेरे बाएं हाथ की गेम है और ये सिर्फ 10 दिन की गेम है, पेपर पास हो जाएगा, लेकिन आगे की कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग क्या पास कर पाएंगे या नहीं।
तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो इंट्रो टू अकाउंटिंग तो पास कर जाते हैं, लेकिन आगे FAR 1 उनसे पास नहीं होती, और FAR 1 का सबसे गंदा रिजल्ट होता है। कैफ के तमाम सब्जेक्ट्स में से सबसे गंदा रिजल्ट FAR 1 का है। तो आप लोगों ने यहाँ पर बैठ के सिर्फ इसीलिए इसको नहीं पढ़ना कि आप लोगों ने एक पेपर को पास करना है, ऐसा नहीं है। आपने ये डिसाइड करके बैठना है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आए हैं, तो आपने इंट्रो टू अकाउंटिंग की बेस को स्ट्रॉन्ग करके अपनी FAR 1 को अच्छा करना है। ऑल राइट, अब चलते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट्स की तरफ। इसमें हम लोग बज़ाहिर तो चैप्टर नंबर 1 ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहां से नहीं करेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ अपने नोट्स शेयर करूंगा, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। जो चीजें नोट्स में से पढ़ानी होंगी ये आपके साथ शेयर हो जाएंगे, और इसके लिए गूगल क्लासरूम का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है। आप सब बच्चों ने वो गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेने हैं। हमारा जितना भी स्टडी मटेरियल वगैरह मौजूद होगा वो उसी में आपको मिल जाएगा। साथ में ये स्टडी टेक्स्ट वगैरह भी वहीं पे मौजूद हैं, आप वहीं से ही डाउनलोड कर लें। जितने भी हमारे टेस्ट वगैरह होंगे गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो जाया करेंगे। वन डे हम लोग डिसाइड कर लिया करेंगे अपने टेस्ट के लिए, और आपके टेस्ट ICAP के पैटर्न के मुताबिक पढ़ेंगे हम लोग अपनी मर्जी से। लेकिन जो आप लोगों के टेस्ट मैंने लेने हैं रेगुलर टेस्ट, वो सारे के सारे ICAP के पैटर्न के मुताबिक होंगे, मतलब कि मोस्टली आप लोगों के टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही। ऑल राइट, एनी क्वेश्चन? स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अकाउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के ऊपर। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। ये वो डेफिनेशन है जिनका सिर्फ जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। जहां पर आप लोगों को ज्यादा एफर्ट पुट करनी होगी वहां पर मैं खुद आपको बता दूंगा। अदरवाइज ये वो डेफिनेशंस हैं कि वो बचपन की तरह आप लोगों ने इनको रट्टा नहीं लगाना। इन डेफिनेशंस को सिर्फ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि कोई आपसे पूछे तो आपको पता हो तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बिजनेस क्या है, किस तरह से लेके चलना है, बिजनेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, इन चीजों के बारे में आपको पता हो। बेसिकली हमारे जो फोकस होना है वो अकाउंटिंग पे होना है, लेकिन अकाउंटिंग भी उसी टाइम पर होगी जब कहीं पे बिजनेस हो रहा होगा, तभी आप भी अकाउंटेंट बनेंगे। आपने जाके अकाउंटिंग करनी है, अदरवाइज आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। अकाउंटिंग बेसिकली है क्या कि किसी भी बिजनेस का हिसाब किताब रख, वो अकाउंटिंग कहलाता है हमारे पास। आप लोग देखें अकाउंटिंग हर लेवल पर हो रही होती है, कहीं स्मॉल स्केल पर, कहीं हाई स्केल पर। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं तो आप लोग हाई स्केल के ऊपर अकाउंटिंग कर रहे होंगे, पर आप लोग छोटे छोटे बिजनेसेस की अकाउंटिंग नहीं करेंगे, आप करेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज की अकाउंटिंग। इससे पहले आप लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आई डोंट केयर। क्या आप लोगों ने FSC मेडिकल की है, नॉन मेडिकल किया है, ICS किया है, ICOM किया है, जो मर्जी किया है, आपको मुबारक हो। आप लोगों के कितने मार्क्स हैं उसके अंदर आपको मुबारक हो, आप ज़हीन थे, बस हो गए। यहाँ पर आपकी पहचान मेरे सब्जेक्ट से हो कि आपको मेरा सब्जेक्ट कितना आता है, मैंने उसकी बेस के ऊपर आप लोगों को जज करना है। तो इससे पहले आप लोगों ने क्या कुछ किया हुआ है वो बस यहाँ तक पहुंचने के लिए था, आप पहुंच गए हैं। चाहे आप लोगों ने FSC मेडिकल की हुई है चाहे नॉन मेडिकल की हुई है, अपने माइंड से ये बात हटा दें कि हमें नहीं आती चीज समझ। आपको चीजें समझ आएंगी अगर आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे तो। जो नॉन मेडिकल हो वाले होते हैं अकाउंटिंग उन्होंने भी नहीं पढ़ी हुई, तो हम में से कोई 95% तक ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने अकाउंटिंग का वर्ड ही पहली मर्तबा सुना हुआ होगा, इससे पहले अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। जिंदगी में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो जिंदगी में फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमसे ना हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जब डिसाइड कर लिया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो अकाउंटिंग तो आना जरूरी है ना, तो इसलिए आप लोगों ने इस पे मेहनत करनी है। इससे पहले ये आप लोगों का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है या नहीं है, इसको अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाओ, चाहे बाय फोर्स ही क्यों, लेकिन आप बनाओ इसको अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि ये आपके रोजगार का जरिया है। अगर आपको अकाउंटिंग ना आती हुई आपको कोई भी कंपनी अपने पास चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर नहीं करेगी। अकाउंटिंग ना आती हुई बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं बन पाओगे, हायर करना तो दूर की बात है। तो इस वजह से अकाउंटिंग आपकी जिंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करेगा। ऑल राइट, तो इसके साथ ना अकाउंटिंग के साथ दिल लगी करनी है।
अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझना है, अपने माइंड से डर खौफ वगैरह सब कुछ हटा देना। चाहे आप लोग मेडिकल से हो तो अक्सर बच्चों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमें क्यूएम मतलब मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स नहीं आती। भाई मुझे जरूरत भी नहीं है आप लोगों की मैथ्स की। जब मुझे नहीं जरूरत तो फिर आप लोगों ने क्या करना है उसका। यहाँ पर जब अकाउंटिंग पढ़ने के लिए बैठोगे मैंने आपको जीरो से पढ़ाना है। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आपको कुछ आता है या नहीं आता। मैं ये समझ के पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता और मैं अपनी जगह पे ठीक हूं। ऐसा है ना? गुड। तो जब मैं पढ़ा दूंगा तो चीजें समझ आएंगी आपको। ऑलराइट। सिर्फ आप लोगों ने ना मेरे साथ साथ चलना है। जब आप लोग मेरे साथ साथ चलेंगे तो फिर जरूर कामयाब होंगे। अगर आप लोगों ने एक भी दिन ऑफ कर दिया अगले दिन क्लास में नहीं आने दूंगा और मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं। अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस को मजाक बना लिया, आप एक दिन आ रहे हैं एक दिन नहीं आ रहे, कभी अपना मुखड़ा दिखा रहे हो कभी नहीं दिखा रहे, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा आपको अपनी क्लास में। मैं उठा के बाहर फेंक। तो मुझे ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए। पहले ही डिसाइड कर दो पढ़ना है या नहीं। ऑलराइट। तो कल ये डिसाइड करके आके बैठना। आज तो मजबूरी में बैठ के पहला लेक्चर था क्या पता कौन है, लेकिन अब मैं सीरियस होके कह रहा हूँ पहले से डिसाइड करके आके बैठना। आप में से अगर कोई भी ऐसा शख्स मुझे नजर आ गया मेरी क्लास में जो सुस्त होके बैठा हुआ है तो उठा के बाहर फेंक देना है मैंने उसे। यहाँ पर आके बैठो तो मुझे लगे कि तुम लोग पढ़ने के लिए आए हुए हो। ऑलराइट। ये मेरी क्लास में सोना आराम से बैठना किसी और को सोचना मैं जरा भी नहीं गवारा करता। मेरी क्लास में आ गए तो सिर्फ अकाउंटिंग सोचना उसके अलावा कुछ ना सोचना। ओके। शाबाश गुड। चले अब बात करेंगे हम लोग बिजनेस। बिजनेस में हम लोगों ने कहा कि सबसे पहली चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पाकिस्तान में काम कर रही हैं। जैसे कि अगर आप लोग बात करें ईदी तो वो भी एक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास। और बहुत सी ऐसे हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? इन सिंपल वर्ड अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ पीपल है कि कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने का मकसद सेम होना चाहिए। ये ना हो कि हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, ऐसा ना हो, पर्पस सेम हो तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। क्या मतलब कि कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। अब एक्टिविटी परफॉर्म करना कोई भी एक्टिविटी वो डिसाइड कर लेंगे, लेकिन पर्पस क्या है? हमें इससे प्रॉफिट हो सके, हम इससे अर्निंग कर सके। कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम लोग लोगों की वेलफेयर के लिए काम करेंगे। अभी भी पर्पस सेम है कि उन्होंने वेलफेयर के लिए काम करना है, उन्होंने प्रॉफिट को अपना पर्पस नहीं बनाया। आपके पर्पस दो हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट को अर्न करना या प्रॉफिट को अर्न ना करना। ये दो पर्पस आपके हो सकते हैं। मतलब प्रॉफिट को अर्न करना तो आप लोग बिजनेस करोगे और प्रॉफिट को अर्न ना करना तो आप लोग सोशल वेलफेयर करोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो उसकी डेफिनेशन देखें यहाँ पे लिखी हुई है, रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ पेपर। मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे पास मौजूद हो गए who are involved in pursuing defined objectives। और वो किसी ऐसी एक्टिविटी में है जिसके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन है कि हम इस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। जैसे एक टीम बन जाती है, उस टीम का एक ही पर्पस होता है, वो टीम एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। इसी चीज को दूसरे अल्फाज में हम लोगों ने कुछ इस तरह से डिफाइन किया, एन ऑर्गेनाइजेशन is a group of individuals who come together to pursue a common set of goals and objectives। तो बात बिल्कुल सेम है, सिर्फ अल्फाज को चेंज किया गया है कि यहां पर भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो कि इकट्ठे हुए हैं और उन सब का मकसद एक ही है। तो ये इनका इकट्ठा होना बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बना देता है। ऑर्गेनाइजेशन की दो टाइप्स हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन इज non-business organization and the second one is business organization। non-business organization से क्या मुराद होता है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस बिजनेस करना ना हो, जिसका पर्पस
बिजनेस करना ना हो। जब हम बात करते हैं ना वर्ड बिजनेस की, मीन्स दैट प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं, और जब हमारा पर्पस बिजनेस करना नहीं होता तो हम लोग प्रॉफिट को अर्न नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे होते हैं उस टाइम पर? सोशल वेलफेयर कर रहे होते हैं। ऑलराइट, तो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम लोग देखें, अ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे, बल्कि मिल चुके हैं, तो आप लोग ये डेफिनेशन वगैरह सारी वहीं से कर लीजिएगा। यहाँ पर जो चीज यहाँ पे मेंशन ना हो वो अपने पास जरूर लिखो, लेकिन जो चीज ऑलरेडी मेंशन है नोट्स में आप लोगों को मिल जानी है या स्टडी टेक्स्ट में, उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो ये जो बातें लिखी हुई है ये बहुत जरूरी है, लेकिन जो मैं यहाँ पे बोल के जा रहा हूँ वो उससे भी ज्यादा जरूरी, तो इसलिए चीजों को समझने की कोशिश किया करें। अब जैसे ही लिखने की तरफ फोकस करते हैं तो मतलब आप मुझे नहीं सुनते, लिखा हुआ आपको दोबारा मिल जाएगा, लेकिन जो कुछ मैं बोल के जाऊंगा वो दोबारा नहीं मिलेगा आपको। तो अगर बुक से ही पढ़ना था तो फिर यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी, ऐसा है ना? तो जो चीजें यहाँ पे मेंशन है उनको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब यहाँ पे टीचर की बात को गौर से सुना करें, जो यहाँ पे नहीं है उसको जाके लिखे अपने पास। ऑल राइट, non-business organization does not have profit as an objective, as a goal, such as charity or hospital exist to meet various social needs. It is also known as non-business organization को आप लोग not for profit organization भी कह सकते हैं, and in short NPO, not for profit organization, NPO भी हम लोग इसको कहते हैं। अच्छा यहाँ पर देखें NPO, जो आप लोग अकाउंटिंग करते हैं ना वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी होती है, जो अकाउंटिंग की जाती है, जो हिसाब किताब रखा जाता है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है, लेकिन ये हम लोगों ने किस तरह से रखना है वो हम लोग सीखेंगे FR1 के अंदर साथ। ऑलराइट, जहां इंट्रो टू अकाउंटिंग में हमारा जो फोकस होना है ना वो होना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल स्केल के ऊपर। हम कंपनी की अकाउंटिंग नहीं करेंगे अभी, हम लोग अकाउंटिंग का स्टार्ट स्मॉल स्केल से करेंगे। हम लोग सोल ट्रेडर बनेंगे, जैसे एक दुकान है, एक शॉप है, वहां से अकाउंटिंग का हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह से हमने इसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जाके रिकॉर्ड करना है, हमारे एंड रिजल्ट किस तरह से होंगे। जब ये स्मॉल स्केल समझ आ जाएगा ना तो फिर कंपनी की अकाउंटिंग करना आप लोगों के लिए मसला नहीं बनना। तो हमारा जो इंट्रो टू अकाउंटिंग में मोस्टली फोकस होता है ना वो स्मॉल स्केल बिजनेसेस के ऊपर होता है, और हम लोगों ने अभी अकाउंटिंग सीखनी है तो आपने एक्सपीरियंस स्मॉल स्केल से गेन करना है। जब सीख जाएंगे तो फिर कंपनी की अकाउंटिंग करने लग जाएंगे, इतने में हम लोग FR1 में पहुंच जाएंगे। तो FR1 के अंदर जितनी भी अकाउंटिंग हमारे पास मौजूद है वो कंपनीज के लिए है, कि अगर आप लोग कंपनी में जाकर बैठे हैं तो आप लोग किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे। तो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग जरूर करेंगे। पता चल गया है कि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना ना हो। आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ईदी, हाँ जी, अखुवत हो गया, 1122, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का तो काम है, बिल्कुल आपकी बात सही है जी। अच्छा, अब देखो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इनका पर्पस एजुकेट करना है। इनका पर्पस हॉस्पिटल्स हैं तो मतलब हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करना है, लेकिन वो आप लोगों से चार्ज नहीं कर रहे होते, तो वो सारी की सारी नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, इनमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करें। लेकिन इसके अलावा प्राइवेट पर्सन भी अपनी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, जैसे कि आप ईदी को देख लें, ईदी साहब को देखें तो उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो अपने बलबूते पे चला रहे हैं। इसी तरह से अखुवत की एग्जांपल दी गई है, तो उसमें भी गवर्नमेंट का ऐसा कोई रोल नहीं है। ऑलराइट,
तो ये प्राइवेट भी हो सकती हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकती हैं। आपने एनजीओ का नाम सुना होगा। एनजीओ से मुराद यही होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑलराइट, जिनमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट। तो ये जो ईदी साहब वाली जो हमारे पास है ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑलराइट, अच्छा, अब अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी तो पर्पस क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना होगा। उसमें हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स आ सकती हैं? तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स देख लें, तो क्या आप लोगों को वो फ्री में हेल्थ की सर्विसेज देने के लिए बैठे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेट स्कूल्स देख लें, कॉलेजेस देख लें, तो वो अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं और उनका पर्पस एजुकेट करना तो है ही, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ उनका पर्पस बेसिकली प्रॉफिट अर्न करना होता है। ऑलराइट, तो अगर आप लोग देखें डॉक्टर हॉस्पिटल है यहाँ पर, तो डॉक्टर हॉस्पिटल का पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है और वो सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न कर रहा है, और ऐसे बहुत से और हॉस्पिटल्स मौजूद हैं जो सिर्फ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। आप लोग पंजाब कॉलेज को देखें, आप लोग किप्स को देखें, तो उन्होंने ठीक है आप लोगों से एफएससी करवा ली, लेकिन आप लोगों से पैसा भी लिया। प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस है बेसिकली है। तो आप लोग बिजनेस किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। अच्छा, एक शॉपकीपर बैठा हुआ है आपके घर के बाहर, तो अब वो भी बिजनेस ही कर रहा है। वो बाहर आप लोगों की खिदमत करने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो अपना बिजनेस कर रहा है, अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ऑलराइट, तो बिजनेस किसी भी नेचर में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हमारे पास बिजनेस हो सकता है। आई होप कि आपको ऑर्गेनाइजेशन और उसकी टाइप समझ आ चुकी है, यहां तक कोई इशू? अच्छा, आप लोगों ने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कम टुगेदर टू परस्यू अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, सिर्फ इतनी बात। टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज where the purpose is not for profit. All right, the purpose is social welfare. तो non-business organization है. Then business organization is the purpose is to earn profit. तो देखिए business organizations और enterprising entity, अब ये इसका सेकंड नेम आ गया। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या था सेकंड? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड नेम हमारे पास क्या है? एंटरप्राइजिंग एंटिटी इंगेज्ड इन। अब भाई अगर आप लोगों ने बिजनेस करना है तो किसी न किसी एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना। तो अगर अपनी तमाम एक्टिविटीज को हम लोग समराइज करें ना, तो तीन किस्म की एक्टिविटीज आती हैं। द फर्स्ट वन इज कमर्शियल, सेकंड वन इज इंडस्ट्रियल एंड द थर्ड वन इज प्रोफेशनल। आपको बिजनेस करने के लिए इन तीन में से किसी एक एक्टिविटी को चूज करना होता है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज, एंड सेल प्रोडक्ट्स। और प्रॉफिट को अर्न करने के लिए या तो आप किसी किस्म की कोई प्रोडक्ट सेल करोगे या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। प्रोडक्ट सेल करोगे या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, तब जाके आप लोगों को प्रॉफिट होना है। अब देखिए कमर्शियल से क्या मुराद है? आप लोग अक्सर देखते होंगे क्या से कहा जाता है ये कमर्शियल एरिया है। क्या मुराद है वहां पर? कि भाई यहाँ पे रिहाइश नहीं रखनी, ये बिजनेस हब है, यहाँ पर आप अपनी शॉप्स वगैरह बना सकते हैं, यहाँ पे प्लाजे बन सकते हैं, यहाँ पे लोग बैठ के अपना बिजनेस कर सकते हैं, उसे कमर्शियल एरिया कहा जाता है। कमर्शियल एरिया में बेसिकली ट्रेडिंग हो रही होती है, मतलब गुड्स की सेल एंड परचेज चल रही होती है। जैसे दुकानें, ये कमर्शियल एरियाज में आती हैं। अब अगर वहां पर देखें तो ट्रेडिंग ही है, वो जो सामान लेकर आते हैं उसी सामान को आगे कस्टमर्स को सेल कर देते हैं और अपना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। कि 10 रुपए की कोई चीज लेकर आएंगे तो आपको 15 रुपए में सेल कर देंगे, तो वो जो डिफरेंस आता है प्राइसेस के दरमियान वो उनका प्रॉफिट बन जाता है, और इसीलिए वो बैठे हुए हैं वहां पर। ऑलराइट, ये है कमर्शियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री से जाहिर है कि जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पर चीजें खुद बनाई जाती हैं। देखिए कमर्शियल एक्टिविटी में आप बनी बनाई चीजें लेकर आएंगे और सेम वही चीजें थोड़ी सी हाई प्राइस के ऊपर कस्टमर्स को सेल कर देंगे, आप खुद से कुछ नहीं बनाते। जबकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के अंदर आप खुद से प्रोड्यूस करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो आप लोग। तो इंडस्ट्रियल एरिया जो कहा जाता है तो मतलब उसमें फैक्ट्रीज आ जाती हैं कि आप लोगों ने फैक्ट्री लगाई हुई है, आप खुद कुछ और परचेज करते हो,
उसको रीशेप करते हो, उसे कोई न्यू प्रोडक्ट बनाते हो और वो न्यू प्रोडक्ट जाकर बाहर सेल कर देते हो, उसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी में हमारे पास सर्विसेज शामिल हैं, जैसा कि मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपने इन सर्विसेज के अगेंस्ट पैसे दिए हुए हैं, एम आई राइट? यस सर। इसी तरह से डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल स्टोर वाले के पास नहीं कि मेडिसिन लेकर आए हैं, डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप वगैरह करवाएं, आप उसको फी पे करोगे, उन्हें आपको सर्विसेज दी हैं। इसी तरह से एक लॉयर है आपके पास, उसके पास भी जाएंगे, उसको फी पे करेंगे, तो उसने भी आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर। ऑलराइट, तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपका प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी, इसीलिए प्रोफेशनल एक्टिविटी में आता है। आई होप कि ये 3 वर्ड्स आप लोगों को समझ आ चुके हैं। इन्हीं को बेस बनाकर अब हमारा जो फोकस चलना है वो चलेगा बिजनेस के ऊपर, क्या भाई बिजनेस क्या है हमारे पास। हम लोगों ने, मैंने आपसे पहले भी कहा कि यहाँ पर जो फोकस हम लोगों ने रखना है ना, वो बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर रखना है, और बिजनेस की जाके हम लोगों ने अकाउंटिंग करनी है, तो इसीलिए अब बिजनेस का जानना जरूरी है। तो बिजनेस में ये तीनों एक्टिविटीज का होना जरूरी है। अब देखिए, बिजनेस के लिए बिजनेस रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच और रिलेटेड टू द, अब देखें आप क्या कर सकते हैं बिजनेस करने के लिए, या तो आप प्रोडक्शन करें, तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें प्रोडक्शन हो रही हो, और परचेज ऑफ गुड्स, ट्रेडिंग कर लें। फिर क्या, अगर आप खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकते, फैक्ट्री नहीं लगा सकते, तो फिर आप ट्रेडिंग करें। क्या मतलब, क्या आप गुड्स एज इट इज परचेज करें और आगे जाके सेल कर दें। फिर कहते हैं एड सर्विसेज, या फिर अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर सको विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग देम एट अ, और आपका ऑब्जेक्टिव किसी की खिदमत करना ना हो, मतलब टीचिंग की जा सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब बच्चों को, तो वहां पे प्रॉफिट नहीं अर्न हो रहा होगा, वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारी बन जाएंगी, वो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज का में शामिल हो जाएंगी हमारे पास। लेकिन अगर हम लोग कोई फी वगैरह चार्ज कर रहे हैं और हमारा मकसद अपना प्रॉफिट अर्न करना है, तो सर्विसेज से भी आप लोग अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अच्छा, सर्विसेज के लिए भी हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, ये नहीं है कि आप लोगों ने जितनी हमें फी दी सारे का सारा हमारा प्रॉफिट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, इस जो फी आपने दी है उसको हलाल करने के लिए यहाँ पे एसी भी चल रहे हैं, यहाँ पर एक इन्वायरमेंट भी दिया जाता है, यहाँ पर हमारे पास क्लासरूम भी अवेलेबल है, तो तमाम चीजों के रेंट्स वगैरह, बिजली के बिल्स वगैरह भी तो पे करने पड़ेंगे। तो एक्सपेंस हर जगह पे होता है, प्रॉफिट क्या होता रहता है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम लोग अर्न करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि आप 10 रुपए की कोई चीज लेकर आएंगे, 15 रुपए में सेल की, तो 15 रुपए आपका प्रॉफिट नहीं है, 5 रुपए है, अपने एक्सपेंस उसमें से निकालो, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास आ रही है वो आप लोगों के पास आपका प्रॉफिट बनेगा। अब यहाँ आप, जहां आपसे ये कहा गया कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जिसमें आप लोग प्रोडक्शन कर सकें, या आप लोग परचेज ऑफ गुड्स करें, या आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड करें टू अर्न प्रॉफिट, तो हम लोग कहेंगे आप लोग बिजनेस कर रहे हैं। ऑलराइट, मतलब अगर आपसे कोई मिले और आप उससे पूछें आप क्या करते हैं, वो आपसे कहेगा मैं जॉब करता हूं, ये बिजनेस नहीं है, जॉब करना बिजनेस नहीं होता। ऑलराइट, अच्छा जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ इतना पूछ लेंगे कि क्या जॉब कर रहे हैं, इस तरह का, वो तो सैलरी मिलती है, सैलरी सारे का सारा ही आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट है, आपने खुद कोई बिजनेस नहीं किया। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई मैं बिजनेस करता हूं, तो आपका अगला क्वेश्चन यही होगा क्या बिजनेस करते हैं। तो क्या बिजनेस में वो या तो कहेगा जनाब हमारी फैक्ट्रीज हैं, या आपसे कहेगा मेरी शॉप्स हैं, या आपसे कहेगा मेरे कॉलेजेस हैं, कि मैं या तो सर्विस प्रोवाइड करता हूं, या मैं ट्रेडिंग करता हूं, या मैं प्रोडक्शन करता हूं। ऑलराइट, तो इसी चीज को देखते हुए बिजनेस की 3 टाइप्स आ जाती हैं, 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, एक्टिविटीज कितनी थी, 3, कौन कौन सी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड प्रोफेशनल। इन्हीं 3 को बेस बनाकर बिजनेस की 3 टाइप्स हमारे पास आ गई। द फर्स्ट वन इज trading business. The second one is manufacturing business. And the third one is trading business means commercial activity.
Trading business means commercial activities. Manufacturing business means industrial activities. And